बैक टू अनदर वीडियो और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है इज जापान क्वाइटली टेकिंग ओवर इंडिया। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का हमारे ब्लॉग चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों जापान साइलेंटली इंडियन कंपनीज को खरीदता जा रहा है एक के बाद एक, और हम इसे तरक्की कह रहे हैं, विकास। मगर क्या ये वाकई में ग्रोथ है या फिर कंट्रोल की शुरुआत? 29 जून 2020 इंडिया ने 300 चाइनीज कंपनीज को बैन कर दिया। TikTok, the Chinese video sharing platform that was banned in India. 224 plus apps being banned. India has twisted China's economic arm. सब खुश थे, इंडिया में चाइनीज इन्फ्लुएंस रुक गया, ऐसा हमें लगा। लेकिन उसी महीने एक और देश था जो इंडिया की कंपनीज में क्वाइटली स्टेक्स खरीद रहा था, बिना किसी हेडलाइन के, बिना किसी बैन के। जापान। इंडिया का ये फाइनेंशियल मैप देखना, बैंकिंग, आईटी, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, जापान का पैसा एग्रेसिवली इंडिया के सभी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में फ्लो हो रहा है। निसे इंडिया इक्विटी फंड, निपॉन इंडिया ETF, निफ्टी 50, BEES गिफ्ट, ऐसे कई म्यूचुअल फंड्स हैं जो जापान की फाइनेंशियल फर्म्स ने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ही बनाए हैं। जापान इंडिया का 4th लार्जेस्ट FDI कंट्रीब्यूटर है और पिछले कुछ सालों में ये शेयर 11 गुना बढ़ चुका है। फ्लिपकार्ट, स्विगी, मीशो, अनअकैडमी, ओला इलेक्ट्रिक। आप सोचते हो आप इंडियन एप्स यूज कर रहे हो, बट इसका एक अच्छा खासा हिस्सा जापान तक भी पहुंच रहा है। ऐसे कई इंडियन स्टार्टअप्स में जापानीज कंपनीज ने हाल ही में हेवी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। जापान डेंजरसली इंडिया के सबसे क्रूशियल सेक्टर्स में एंटर कर चुका है और कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये इंडिया के इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए एक सीरियस थ्रेट हो सकता है। 1998 इंडोनेशियन रुपया 80% से कोलैप्स हो गया और सिर्फ कुछ ही महीनों में पूरा देश घुटने पर आ गया। जकार्ता के सड़कों पर हजारों दुकानें जलाई गई, लाखों लोग मारे गए, औरतों के मास रेप्स हुए। मगर ये कोई रैंडम राइट्स नहीं थे, बल्कि एक इकोनॉमिक नेग्लिजेंस का नतीजा था। इमेजिन, आज अगर आपके पॉकेट में 100 रुपए है, कल आप उठते हो, वही नोट की वैल्यू अब 15 रुपए की हो जाए, तो आपको कैसा फील होगा? आपकी जिंदगी भर की सेविंग्स एक ही रात में गायब हो जाए। इंडोनेशिया का यही हाल था। 1990s में इंडोनेशिया एक परफेक्ट स्टोरी थी। चीप लेबर, फास्ट ग्रोथ, यंग पॉपुलेशन। जापान, अमेरिका, यूरोप सब पैसे डाल रहे थे, लेकिन एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ था। यह सारा ग्रोथ बाहर के कैपिटल और फॉरेन लोन्स पर चल रहा था। 1997 आया, एक अनहोनी एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। जैसे ही रिस्क देखा, सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। सिर्फ $10 बिलियन निकाले और देश की इकोनॉमी 13% से गिर गई और इंडोनेशियन रुपया की वैल्यू 80% से नीचे। डोमिनो इफेक्ट इनएविटेबल था। Indonesia's economic crisis is deepening. The rupiah has lost 80% of its value in just a few months. कई बैंक्स बंद, हजारों कंपनीज बर्बाद, लाखों लोग बेरोजगार और देश में महंगाई यानी इन्फ्लेशन 65% क्रॉस। फ्यूल, मेडिसिन, इंपोर्टेड गुड्स का कॉस्ट 3 गुना बढ़ गया। The country's economic crisis continuing to cut deeper. Demonstrations against the Suharto regime are becoming more frequent. हर क्राइसिस की तरह जनता के आक्रोश को ठंडा करने के लिए एक स्केप गोट बनाना पड़ा, चाइनीज इंडोनेशियन कम्युनिटी, और देश भर में वायलेंट राइट्स फूट पड़े। I hid myself in the housemate's toilet because I just wanted to save myself for my children. The Indonesian economy is dominated by the Chinese. अब आई नो इंडोनेशिया का ये कोलैप्स एक एक्सट्रीम केस जरूर था, लेकिन इसने एक फंडामेंटल रिस्क को एक्सपोज कर दिया, फॉरेन कैपिटल पर ओवर डिपेंडेंस। I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. अब इसी पैटर्न को देखकर एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, क्या जापान से आने वाली कैपिटल भी सिर्फ ग्रोथ ला रही है या धीरे धीरे करके इंडिया में एक इनविजिबल वल्नरेबिलिटी बिल्ड हो रही है? दूसरा कंसर्न, हर इन्वेस्टमेंट सिर्फ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कुछ इन्वेस्टमेंट्स देश के अंदर एंट्री पॉइंट्स होते हैं, कंट्रोल के सीड्स होते हैं। हिस्ट्री में सेम हमने बार बार देखा है, पहले कैपिटल आता है, फिर इन्फ्लुएंस और फिर कंट्रोल। आफ्टर ऑल ब्रिटिशर्स भी पहले इंडिया ट्रेड करने ही आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई आर्मी नहीं थी, कोई टेरिटरी नहीं था, बस कैपिटल और ढेर सारा वक्त था। और कुछ ही सालों में हमारे देश का क्या हाल हुआ?
अनलाइक ब्रिटेन, अगर आप जापान की ओर नजर डालोगे ना तो जापान का केस थोड़ा अलग दिखता है। उनकी इकोनॉमी आज एकदम वियर्ड बिहेव कर रही है। कई एरियाज में घर कार से भी ज्यादा सस्ते में बिक रहे। Did you know there are many homes in Japan that cost less than what I paid for this car? Many houses in Japan are being sold for what is essentially free. जहां दुनिया महंगाई से लड़ रही है, जापान में चीजें सस्ती हो रही है वियर्डली। राइस के प्राइसेस में ड्रॉप, रेस्टोरेंट प्राइसेस में भी ड्रॉप। इवन ग्लोबल ब्रांड्स जैसे यूनिक्लो, मुजी ने अपने प्रोडक्ट्स को 30 से 35% सस्ता कर दिया। अब ये सारा सिर्फ सरफेस लेवल सिम्टम नहीं है, असली प्रॉब्लम इससे काफी ज्यादा गहरी है, जिसकी शुरुआत 1989 से ही शुरू हो गई थी। यह है जापान का स्टॉक मार्केट निके, बिल्कुल हमारे सेंसेक्स की तरह। अगर आपने इसमें 1989 के पीक पर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको सिर्फ अपना पैसा वापस मिलने के लिए ही 30 साल इंतजार करना पड़ता। प्रॉफिट तो दूर की बात, ये रियल स्टोरी है। बट जापान एक सुपर पावर, एक वक्त पर दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, फिर भी आज यहां पर लोग खर्च क्यों नहीं कर रहे? चीजें सस्ती क्यों हो रही है? और ग्रोथ 30 साल से स्टैग्नेंट क्यों पड़ा है? ये कैसे पॉसिबल है? वेल, 1980s का दौर, जापान वॉज अनस्टॉपेबल। उनकी इकोनॉमी एक फ्लाईव्हील की तरह चल रही थी, हेवी मोमेंटम वाला फ्लाईव्हील। फास्ट ग्रोथ से आया हेवी फंडिंग, लैंड प्राइसेस, स्टॉक मार्केट स्काई हाई होने लगे, बैंक्स ने लोन्स की लेंडिंग बढ़ा दी, जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ पंप हुआ और फ्लाईव्हील दौड़ने लगा। लेकिन फिर 1990 में ये बबल अचानक से फूटने लगा। लैंड और प्रॉपर्टी प्राइसेस गिरने लगे, लोग लोन्स चुका नहीं पा रहे थे और बैंक्स के पैसे फंसने लगे। गिरवी रखी प्रॉपर्टी की वैल्यू लोन से भी कम होने लगी और पूरी इकोनॉमी एक झटके में गिर गई। इस क्राइसिस को जापान्स लॉस्ट डेकेड भी कहा जाता है, जिसने धीरे धीरे करके जापान के इकोनॉमिक फ्लाईव्हील को कोरोड करना शुरू कर दिया। Well, it's a bleak Christmas ahead for Japan. The stock market on Monday sinking to its lowest close in over 2 years. 3,500 people committed suicide for what they describe as economic reasons. どうか社員の皆さんに応援してください。お願いします。गवर्नमेंट ने फ्लाईव्हील को मैनुअली पुश करने की कोशिश जरूर की, इंटरेस्ट रेट्स को जीरो किया, पैसों की प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई, सोचा लोन्स को अगर सस्ता कर दिया जाए तो स्पेंडिंग बढ़ेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आम लोग और कंपनीज ने बोरो करना ही बंद कर दिया, क्योंकि साइकोलॉजिकली मार्केट पर कॉन्फिडेंस लोगों का टूट चुका था। इन्वेस्टर्स ने भी पैसे निकालकर यूएस जैसे हाई रिटर्न मार्केट्स में डालना शुरू कर दिया। इसी को कहते हैं येन कैरी ट्रेड। रिजल्ट, येन गिरता गया। 2024 तक येन लगभग 160 पर डॉलर तक पहुंच गया था। इंपोर्ट्स महंगे हो गए, आम कंज्यूमर्स पर प्रेशर बढ़ता गया। हाँ, एक्सपोर्टर्स को थोड़ा फायदा जरूर हुआ, लेकिन फूड, फ्यूल, रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट्स महंगे हो गए, जिसका बर्डन आम जापानीज कंज्यूमर्स पर ही पड़ा। और फिर फ्लाईव्हील में एक और साइलेंट क्रैक आया, लोगों ने खर्च करना ही बंद कर दिया। देश में डिमांड घट गई। देखो, जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कल चीजें और सस्ती होगी तो वो आज खर्च नहीं करते। इससे डिमांड गिरती है, कंपनीज प्राइसेस को और गिराती है, प्रॉफिट स्क्वीज हो जाते हैं, जॉब्स और सैलरी स्टैग्नेट हो जाती है, और ये एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप बन जाता है कॉल्ड लॉन्ग टर्म डिफ्लेशन। इसने जापान की इकोनॉमिक व्हील को दशकों तक जाम कर दिया। वॉशिंगटन डीसी, बीजिंग, सिंगापुर, मुंबई, ज्यादातर मेजर सिटीज में प्रॉपर्टी प्राइसेस टाइम के साथ बढ़ते गए, लेकिन जापान में 1990s के क्रैश के बाद आज भी कई जगहों पर रियल एस्टेट अपने पीक तक वापस नहीं पहुंच पाया। बाकी सेक्टर्स का भी डेटा देखो, डिमांड कंसिस्टेंटली गिर रही है। 2024 तक तो पूरी हाउस होल्ड डिमांड ही नेगेटिव में चली गई, और इसीलिए जापान का इकोनॉमिक व्हील किसी एक इवेंट से क्रैश नहीं हुआ, वो लॉन्ग टर्म डिफ्लेशन की वजह से ग्रेजुअली इरोड हो रहा है, और इस इरोजन को रीइंफोर्स कर रही है वहां की रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन भी। 2024 का ही डेटा, हर एक बच्चे के जन्म पर जापान में 2 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, यानी पॉपुलेशन नेचुरली श्रिंक हो रही है। आज जापान की लगभग 30% पॉपुलेशन 65 प्लस है। सिचुएशन इतनी सीरियस है कि जापान में हर 7 में से 1 एम्प्लॉय रिटायरमेंट के एज का है, सीनियर सिटीजन। あなたの仕事何ですか？はい。レター整理。あなたの何歳ですか？75歳です。7歳と6ヶ月かな。101歳、101歳। अगेन इस प्रॉब्लम को भी फिक्स करने के लिए वहां की सरकार ने अलग अलग स्कीम्स के थ्रू फॉरेन इमिग्रेशन को इंसेंटिवाइज करने की पूरी कोशिश की, मगर जापान के इमिग्रेशन डेटा में भी एक अननेचुरल पैटर्न दिखता है। 1980 और 2021 के बीच जितने भी फॉरेनर्स जापान आए, उतने ही या उससे ज्यादा फॉरेनर्स तो जापान से वापस लौट गए।
It would be absolutely terrible to live here. I'm gonna leave Japan unfortunately next week. I have 43 more days. They gave me like 2 months to leave the country. और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा लोग अक्सर यूएस, यूके, कनाडा जाने की बात करते हैं, बट जापान की बात काफी कम होती है। इस फिनोमेनन को मैंने डिटेल में एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ऊपर आई बटन दबाकर आप उसे बाद में देख सकते हो। ये एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम है क्योंकि जापान में कुछ फॉरेनर्स पहुंच तो जाते हैं लेकिन वहां पर ज्यादा साल टिक नहीं पाते। बट अब जापान का इकोनॉमिक फ्लाईव्हील आज कैसा दिखता है? मैसिव साइज, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, डेकेड से बने एसेट्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, लेकिन अंदर से क्रैक्स और कोरोजन उसकी स्पीड को स्लो कर रहे हैं। इकोनॉमी में पोटेंशियल बहुत है मगर डिमांड ही नहीं है। और सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम, उस फ्लाईव्हील को घुमाने वाले लोग, जापान की यंग वर्कफोर्स श्रिंक हो रही है। In Japan, 1/4 of the population is more than 65 years old. It's the most aged country in the world. But अब भी इस कंट्री के पास एक मैसिव पोटेंशियल है। उनका सेविंग्स रेट दुनिया के हाईएस्ट में से एक है, लगभग 25 से 30%, यानी कि हर 100 रुपए जो इकोनॉमी जनरेट करती है 25 रुपया सिस्टम के अंदर सेव हो रहा है, जो कि एक डेवलप कंट्री के लिए अनयूजुअली हाई है। बट जापान के केस में जैसे हमने देखा, प्रॉब्लम यह है कि उनकी पूरी इकोनॉमी जितना पैसा सेव कर रही है उतने प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तो देश के अंदर है ही नहीं। सेविंग्स है पर रिटर्न्स ही नहीं है, और इसीलिए जापानीज इन्वेस्टर्स के लिए एक नेचुरल पुश क्रिएट हो जाता है कैपिटल को बाहर ले जाने का। सो अब नेचुरली सवाल आता है कि इंडिया ही क्यों? वेल, क्योंकि इंडिया फिलहाल एक अलग स्टेज पर है। जापान एक रिच ओल्ड मर्चेंट की तरह है जिसके पास सब कुछ है, पैसा, एसेट, सिक्योरिटी, लेकिन अब वो बस प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे ग्रो नहीं हो रही। बट इंडिया एक यंग एंटरप्रेन्योर है, वेल्थ उतनी नहीं है मगर एनर्जी हाई है, पोटेंशियल हाई है, सेटल होने की जगह और रिस्क लेने की भूख है, और इन्वेस्टर्स स्टेबिलिटी नहीं, नेक्स्ट एक्सप्लोजन ढूंढते हैं। इंडिया की 65% पॉपुलेशन 35 ईयर्स से कम एज की है, यानी यंग वर्कफोर्स और एक बढ़ता कंजम्पशन मार्केट। स्ट्रक्चरली ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिस पर किसी भी देश पर लॉन्ग टर्म बेट लिया जा सकता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिकली जहां पर जापान ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वहीं इंडिया एक एग्रेसिव एक्सपेंशन फेज में है। पिछले 10 सालों में इंडिया का ग्रोथ डबल हो चुका है। हम टॉप 10 से टॉप 5 इकोनॉमीज में जंप कर चुके हैं। इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर भी 6 से 7.5% एप्रिसिएशन के साथ ग्रो हो रहा है। कई केसेस में तो यूएस और सिंगापुर जैसे डेवलप मार्केट्स से भी ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है। लेकिन इंडिया की रियल पावर राइजिंग जीडीपी नहीं है, बल्कि एक्सप्लोडिंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन है जो मैसिव डिमांड क्रिएट करती है। आज लगभग हर तीसरा इंडियन मिडिल क्लास में आ चुका है, और एस्टिमेट्स के हिसाब से 2030 तक करीब 10 करोड़ लोग और ऐड हो सकते हैं, जिसके बाद इंडिया की आधी पॉपुलेशन मिडिल क्लास कैटेगरी में आ जाएगी। अब ये मिडिल क्लास, ये स्पेसिफिक सेक्शन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये सबसे एस्पिरेशनल क्लास होता है जिनके पास स्पेंडिंग पावर भी है। जब मिडिल क्लास बढ़ता है तो सिर्फ लोग नहीं बढ़ते, कंजम्पशन एक्सप्लोड होता है। कार्स, घर, गैजेट्स, बेटर लाइफस्टाइल, हर चीज पर स्पेंडिंग मल्टीप्लाई होती है, जो कि जापान जैसे इंडस्ट्रियल नेशंस के लिए गोल्ड माइन है। और शायद इसी पोटेंशियल को देखकर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा था, The question is no longer whether India innovates. The question is who will innovate with India. The point I'm trying to make is capital surplus Japan meets capital hungry India. Demographically collapsed Japan meets demographically exploding India. Deflation trapped Japan meets inflating growth in India. ये अलायंस एक्सीडेंटल नहीं, स्ट्रक्चरली इनएविटेबल है। अच्छा, जियोपॉलिटिक्स भी एक मेजर ड्राइविंग फैक्टर है। कभी कभी इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप नहीं होते, बल्कि डिस्गाइज्ड अलायंस होते हैं, और यहीं से इंडिया और जापान के रिलेशंस की कहानी और दिलचस्प हो जाती है। देखो, जापान पर चाइना का प्रेशर पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गया है। Japanese government also urged China to withdraw its ships that they were still in the area as of 10 a.m. Friday. रीजन सेनकाकू आइलैंड, जो कि ईस्ट चाइना सी का एक छोटा सा आइलैंड ग्रुप है, मगर एक मैसिव फ्रिक्शन पॉइंट। इसका कंट्रोल तो जापान के पास है, बट क्लेम चाइना करता है। चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप्स बार बार जापानीज वाटर में घुसते रहते हैं। 2024 में एक साल में ऑलमोस्ट 40 से भी ज्यादा बार दिखे। प्लस रिसेंटली चाइना और रशिया जॉइंटली भी जापान के आसपास मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं। एक तरह से जापान को नजर कैद में रखा हुआ है। China is sending a large wave of naval and coast guard ships across East Asian waters. लेकिन पैराडॉक्स देखो, वही चाइना जापान का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है, यानी थ्रेट भी है और डिपेंडेंसी भी।
थाउजेंड्स ऑफ जापानीज कंपनीज चाइना में ऑपरेट करती है और जापान एक्सपोर्ट से ज्यादा चाइना से इंपोर्ट करता है। इनफैक्ट पिछले 3 सालों में जापान का चाइनीज इंपोर्ट्स पर रिलायंस डबल हो चुका है ऐसे कंडीशन में भी। मगर चाइना के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। रिलेशंस खराब होते ही चाइना इकोनॉमिक प्रेशर यूज करता है, कभी जापानीज सी फूड इंपोर्ट्स बैन तो कभी रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन। इसी वजह से जापान क्वाइटली अपनी स्ट्रैटेजी को शिफ्ट कर रहा है। गवर्नमेंट ने $2.2 बिलियन का रिलोकेशन फंड लॉन्च किया है ताकि जापानीज कंपनीज चाइना से प्रोडक्शन इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया पर शिफ्ट करें। यानी जियोपॉलिटिकली चाइना जापान के लिए एक रिस्क क्रिएट करता है मगर इंडिया एक सेफर अपॉर्चुनिटी। बट क्या जापान के ये हेवी इन्वेस्टमेंट्स हमारे नेशनल सॉवरेनिटी पर थ्रेट हो सकता है क्या? सो पहली बात, सॉवरेनिटी का मतलब सिर्फ ओनरशिप नहीं होता, कंट्रोल होता है। कंट्रोल ओवर क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे डिफेंस, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी ग्रिड्स या डेटा एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इन सेक्टर्स में अगर नजर डाले तो जापानीज कंपनीज का फिलहाल यहां पर डोमिनेशन काफी वीक है। दूसरा पॉइंट, हर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक जैसा रिस्क क्रिएट नहीं करता। दूसरे देश पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस तब आता है जब कैपिटल डायरेक्टली स्टेट के कंट्रोल में हो, जैसे चाइना जहां पर प्राइवेट कंपनीज स्टेट के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के साथ अलाइंड होते हैं टोटली। जापान का मॉडल कैपिटलिस्टिक है, यहां पर इन्वेस्टमेंट्स लार्जली प्राइवेट कॉर्पोरेशंस ड्राइव करते हैं। यानी ये नहीं कि रिस्क जीरो है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि प्राइवेट कंपनीज भी बहुत बार स्टेट के साथ इन्वॉल्व होती है, लेकिन मॉडल ही फंडामेंटली अलग है। कम्युनिस्ट कंट्रीज चाइना के कंपैरिजन में इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है मगर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं। तीसरा पॉइंट, इंडिया में एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। आप देखोगे तो हम सिर्फ जापान पर ही डिपेंडेंट नहीं है, यूएस, ईयू, मिडिल ईस्ट प्लस इंडिया का डोमेस्टिक कैपिटल शेयर भी अच्छा खासा है। सो किसी एक देश के सडन एग्जिट से इकोनॉमिक कोलैप्स का रिस्क काफी लो है। चौथा पॉइंट, जापानीज कैपिटल के साथ यूजुअली जापानीज टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होती है। HMT और जापानीज कोलैबोरेशन से इंडिया में वॉच मैन्युफैक्चरिंग और प्रिसिशन असेंबली कैपेबिलिटीज इंट्रोड्यूस हुई। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के इंडिया आने से एफिशिएंट इंजन्स और मॉडर्न ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में पॉपुलर हुआ। जीका ने मेट्रो रेल की टेक्नोलॉजी दी, सेंट्रल जापानीज रेलवे कंपनी ने बुलेट ट्रेन और तोशिबा और डेंसो ने ऑटोमोटिव लिथियम आयन बैटरी लाई। एक 1982 की रिसर्च के हिसाब से सिर्फ एक साल में जापान ने इंडिया को 67 टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर की है और 1991 के बाद 2007 तक इंडिया को टोटल 861 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स मिले हैं। मतलब जापान का रोल सिर्फ इन्वेस्टर का नहीं, टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर का भी है। इंडिया के कुछ आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स जापानीज फंडिंग से बने हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, कोलकाता मेट्रो, इंडिया का फर्स्ट अंडर रिवर मेट्रो टनल, IIT हैदराबाद कैंपस। जापान ने 1958 में इंडिया को पहला डेवलपमेंटल लोन दिया था। इनफैक्ट उसी वक्त इंडिया दुनिया का फर्स्ट जापानीज सॉफ्ट लोन रेसिपिएंट था। तब से लेकर आज तक 8,339 बिलियन येन्स यानी 4.6 ट्रिलियन रुपीस के लोन्स इंडिया को मिल चुके हैं, जो कि ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन्स है। मतलब इनका इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होता है और रीपेमेंट टाइम काफी लंबा। और अभी भी लगभग 96 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जापानीज फंडिंग से ही चल रहे हैं। फाइनली इंडिया के केस को इंडोनेशिया के इकोनॉमिक कोलैप्स से कंपेयर करके अगर देखा जाए, जिसके बारे में हमने स्टार्ट में बात किया था, जो रिस्क क्रिएट करता है, यस, ऊपर से देखोगे सिमिलैरिटीज लग सकती है, दोनों डेवलपिंग इकोनॉमीज और फॉरेन कैपिटल पर डिपेंडेंट, लेकिन असली डिफरेंस डेट के स्ट्रक्चर में है। इंडोनेशिया का बिगेस्ट ट्रैप था डॉलर में लोन, मतलब अर्निंग रुपया में लेकिन रीपेमेंट डॉलर में, और इसीलिए रुपया गिरते ही लोन रीपेमेंट बर्डन बढ़ गया और सिस्टम टूटने लगा। इंडिया का मॉडल अलग है, जापान से जो लोन्स आए वो येन में है और फिलहाल 1 रुपी इज इक्वल टू 1.69 येन। और जापान का केस तो आपको पता है, डिफ्लेशनरी इकोनॉमी, सो हम रुपी में कमा रहे हैं और लोन येन में चुका रहे हैं, और इसीलिए येन की वीकनेस ने रीपेमेंट प्रेशर को कुछ हद तक इजी जरूर बना दिया। हाँ, ये परमानेंट सेफ्टी नहीं है, करेंसी रिस्क फिर भी एग्जिस्ट करता है, मगर फिलहाल हमारा ये सिचुएशन इंडोनेशिया का ऑपोजिट है और इसीलिए इंडिया का जापानीज कैपिटल मॉडल इंडोनेशिया जैसा डायरेक्ट करेंसी डेट ट्रैप नहीं लगता है। दूसरा क्रिटिकल डिफरेंस, इंडोनेशिया ने पैसे कहां पर लगाए थे? मेजरली टेक्सटाइल्स, प्लांटेशंस, लो वैल्यू फैक्ट्रीज में फॉर शॉर्ट टर्म ग्रोथ। इंडिया में जापानीज फाइनेंसिंग का बड़ा हिस्सा लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में जा रहा है। मेट्रो स्टेशंस, सी ब्रिजेस, फ्रेट एंड लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी ये सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन एक्सपेंशन नहीं है, सिस्टम कैपेसिटी को बिल्ड करने वाले एसेट्स हैं।
देखो, इन्वेस्टर्स कंट्री पर इमोशनल बेट नहीं लगाते, वो बेट लगाते हैं मार्केट साइज पर, लेबर पर, बिजनेस एनवायरनमेंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एसेट्स पर देश के, जो फिलहाल इंडिया, जापान जैसे देशों के पैसों पर खड़ा कर रहा है, हार्ड एसेट्स। और इसीलिए अगर ये प्लान एफिशिएंटली एग्जीक्यूट होता है तो कल को मान लो अगर जापान का मनी फ्लो स्लो भी हो जाता है तो भी इंडिया के पास दूसरे कैपिटल सोर्सेस को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होगी, बिकॉज एक हाई इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंट्री में किसको पैसे नहीं लगाने। वियतनाम इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। वियतनाम ने सिर्फ एफडीआई अट्रैक्ट नहीं किया, एफडीआई को डायरेक्शन दिया। इंडस्ट्रियल पार्क, स्पोर्ट्स, लॉजिस्टिक नेटवर्क्स, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम्स, उन्होंने सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं लगाए, पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। और फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर में सैमसंग, इंटेल जैसे ग्लोबल जायंट्स की एंट्री करवाई और रिजल्ट एक्सपोर्ट्स $300 बिलियन तक पहुंच गए। आज वियतनाम देश मॉडर्न ग्लोबल सप्लाई चेन का एक लीडर बन चुका है, जिसे कोविड के बाद चाइना +1 स्ट्रैटेजी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ। Vietnam is rising fast. Last year, its economy expanded more than 7%. सिंगापुर तो वियतनाम से भी बेहतर एग्जाम्पल है। वियतनाम ने कैपिटल को डायरेक्शन देकर एक्सपोर्ट मशीन बनाई, मगर सिंगापुर ने कैपिटल को डायरेक्शन देकर अपना पूरा सिस्टम ही इन्वेस्टेबल बना दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, इंस्टीट्यूशंस बनाए, ट्रस्ट बनाया, और फिर वो सिर्फ एक कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहा, वो कैपिटल का ही हब बन गया। Singapore, as a leader, capture new trade and investment flows and attract promising companies and multinationals to be based here as a business hub. और इंडिया, हम फाउंडेशन बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पुश कर रहे हैं, सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। लेकिन अभी भी काफी सारे चैलेंजेस जरूर हैं। पहला चैलेंज रेगुलेटरी फ्रिक्शन, रूल्स ज्यादा है और अप्रूवल्स बहुत स्लो, सो ग्रोथ भी स्लो है। Delays in regulatory clearance can lead to uncertainty, disrupt commercial timelines, and potentially erode the intended value of transactions. दूसरा चैलेंज लैंड और लीगल डिलेज, लैंड डिस्प्यूट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूशन को चोक कर देते हैं, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही अटक जाते हैं। Tata Motors decided to relocate its Nano project from West Bengal to Gujarat. Construction of the project was mired in controversy with violent protests over acquisition of land for the project by the state government. चैलेंज नंबर 3, स्किल मिसमैच। यंग पॉपुलेशन तो है बट जॉब रेडी टैलेंट उतना नहीं। Okay, so what experience do you have? Sir, I am working with BSNL telephone company. Whenever the line goes off, I ride the telephone khamba and make the line good. I am a hidden scientist. फोर्थ चैलेंज लॉजिस्टिक्स इनएफिशिएंसी। इंफ्रा इंप्रूव हो रही है बट स्लोली। पास्ट के अनेकों सिस्टम्स का बहुत ड्रैग है। इन्वेस्टर्स को रिलायबल और क्विक डिलीवरी चाहिए। रोड पे क्या दिक्कत है? पहाड़ में जाते हैं, कहीं बर्फ पड़े 4 दिन खड़े रहते हैं, अगर बर्फ पड़ गई तो 4 दिन खड़ी है, जब बर्फ हटेगा तो फिर गाड़ी जाएगी। रोड बड़े हो गए पर ट्रैफिक ज्यादा हो गई। फिफ्थ चैलेंज वीक क्रेडिट डेप्थ। एमएसएमईज और प्राइवेट बिजनेसेस को कैपिटल स्मूथली नहीं मिलता। सिस्टम डिमांड क्रिएट करता है बट इंडिया का फाइनेंसिंग उसको स्केल नहीं कर पाता। The MSMEs actually had very lack of credit. Credit has always been a very sort of challenging topic for them, and the large credit gap still exists. सिक्स्थ चैलेंज पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इन्वेस्टर को सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, पॉलिसी स्टेबिलिटी भी चाहिए। कंफ्यूजन और रिवर्सल्स ट्रस्ट को वीक करते हैं। India's growth was slowing down, and this growth slowdown, in my view, was triggered by policy tightening. हमारी प्रॉब्लम पोटेंशियल की कमी नहीं है बल्कि फ्रिक्शन की ज्यादती है, और इसीलिए अब इंडिया का रियल स्ट्रेंथ तब सामने निकल कर आएगा जब फॉरेन कैपिटल किसी एक प्रोजेक्ट को नहीं बल्कि पूरे इंडिया को ही एक इन्वेस्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे। तभी इंडिया सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक प्रोडक्शन मॉन्स्टर और रिजल्टेंटली एक सुपर पावर बन पाएगा। आज की वीडियो देखकर मैं ये बात बोलूँगी कि मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा है वो ये कि आपकी कंट्री की ख़ुद की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह की होनी चाहिए कि जो कि इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आप कह लो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहे। मोर ओवर आपको ऑब्वियसली जब आप डील्स करते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म में कंट्री को क्या फ़ायदा होगा, कितना और किस तरह से फ़ायदा होगा, क्या वो डील जो है वो एक ट्रैप तो नहीं है। ऑब्वियसली जो मतलब लीडर्स इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं, उनका जो स्टाफ होता है, उन सब चीज़ों को इकोनॉमी की बहुत अच्छी नॉलेज रहती है और उनको पता होता है कि मार्केट में आने वाले टाइम में क्या चीज़ें होंगी। तो मुझे लगता है कि कंट्री की हित में डिसीजंस लेना
सही टाइम पर, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यार आज के टाइम पे वैसे भी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज जो है वो बन चुकी हुई है। बहुत सारे कंट्रीज एक दूसरे कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करते हैं, फैक्ट्रीज जो है वो लगाते हैं और अपने लिए जो है वो रेवेन्यू लाजमत है। उस मुल्क में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट होती हैं, लेकिन अपने लिए भी जो है वो रेवेन्यू जो है वो जनरेट जो है वो कर होते हैं। हाँ, जापान में आपको जो है जो मसले मसाइल डिस्कस किए गए वो नज़र आते हैं, लेकिन मैंने भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो देख रखी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जापान छोड़कर जो है वो जाना चाहते हैं। और उसमें ये भी एक वजह मैंने सुनी कि वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने लोगों को स्टिल काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं बजाय इसके बाहर से आए हुए लोगों को, क्योंकि वो आजकल दुनिया में एक ये भी इशू वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि भाई अपने ही लोग होने चाहिए, इमिग्रेशन जो है वो कम से कम जो है वो होनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इशू है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को डिसाइड करती हैं। जैसे जापान की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड होती जा रही है, आगे से न्यू बॉर्न उस तरह नहीं, यानी कि बच्चे नहीं हो रहे जिस तरह एक बैलेंस रहना चाहिए। ऑन द अदर साइड हम यूरोप में भी देखते हैं या हम बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे भी अगर देखें तो आपको ये जनसंख्या की एक प्रॉब्लम जो है वो नज़र आती है और हर साल जो है वो इमिग्रेशन के थ्रू उसे बैलेंस करने की जो है वो कोशिश करते हैं। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो भाई इन्वेस्टमेंट जो है ना तभी होती है जब आपके अपने लोकल लोग, आपकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को जो है वो प्रमोट कर रहे हों, पॉलिसीज़ उस हिसाब से बना रहे हों, फ्रेंडली हों, और कितना उनका कंट्रोल रहेगा आपके अपने कंट्री के लोगों का और कितना वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें उसे असेस देते हैं। वैसे मेरा तो ये मानना है कि भाई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में असेस नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी आज के टाइम में मैं देखता हूँ बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं जो अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करवाते हैं और दूसरे कंट्रीज़ में जो है यानी कि एंट्री उन्हें दे देते हैं उस चीज़ में, और ये मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा घातक होती है चीज़। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।